अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जीके एकेडमी में खुश आमदीद। हमने जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सेशन में हमने स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक हिस्ट्री एंड मुगल डायनेस्टी को भी हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ हम रोज का एक पास्ट पेपर भी करते हैं और साथ करंट अफेयर्स को भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे। गाइज, इंग्लिश ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया हुआ है जिसका आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, रूल्स एंड एग्जांपल्स के बारे में। व्हाट इज अ कंजंक्शन? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड स्मूथ। क्या मतलब कि कंजंक्शन जो है ना वो दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड, बट, और, सो, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, इफ, अनलेस, सिंस एटसेट्रा। ये सारे के सारे कंजंक्शंस हैं और इनका क्या मेन मकसद क्या होता है, इनका क्या काम होता है कि ये दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को आपस में मिला देते हैं। कंजंक्शन को एग्जांपल्स से मजीद समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस: आई लाइक टी एंड कॉफी। मुझे टी और कॉफी, अब ये इनके दरमियान में जो एंड है ना ये कंजंक्शन है। शी इज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट टू वर्क। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है लेकिन उसके बावजूद वो काम पे चली गई। अब इन दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। बट यू कैन हैव केक और आइसक्रीम। तो यहाँ पे केक है और आइसक्रीम, तो यहाँ पे जो और है ये कंजंक्शन है। ही डिडंट कम बिकॉज ही वॉज सिक। तो यहाँ पे बिकॉज जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कंजंक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग। These conjunctions join words, phrases or independent clauses that are of equal grammatical rank. ये चूंकि coordinating इसका नाम है तो ये coordinate करता है। जो ग्रामेटिकली एक जैसे होते हैं ना वैसे clauses, phrases और words की, इसको याद रखने के लिए आपके पास एक verb है, एक्रोनिम है। कौन सा? FANBOYS। इसको अच्छे से याद कर लें, आपको पता चल जाएगा कि coordinating कंजंक्शंस कौन से होते हैं। ये जो एक्रोनिम है इज अ फेमस एक्रोनिम टू रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनको याद रखने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसको एग्जाम्पल्स से समझते हैं। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग। वो थकी हुई थी लेकिन उसने काम जारी रखा। Would you like tea or coffee? And he worked hard so he passed the exam. I liked apples and oranges. तो आप गौर करें कि ये सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एक ही रैंक के हैं। इस वजह से इनके अंदर जितने भी यूज़ हुए वो सारे के सारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सेकेंड नंबर पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या होते हैं जी? दीज कंजंक्शंस कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। दे शो रिलेशनशिप लाइक कॉज एंड इफेक्ट, टाइम, कंडीशन, कंट्रास्ट एट्सेट्रा। ये बताते हैं कि कोई सबब, इफेक्ट, टाइम, कंडीशंस वगैरह को शो करते हैं। जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना वो हैं बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, अनटिल, एज, बिफोर, आफ्टर एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिएगा कि आई स्टेड होम, मैं घर में रुका रहा। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे रीज़न है घर में रुकने का, तो यहाँ पे बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑल्दो ही वॉज रिच, अगरचे वो रिच है, अमीर है। ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो ऑल्दो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पे इफ जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन द बेल रिंग्स, जब बेल होती है, वी विल गो आउटसाइड, तो हम बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन की लास्ट यानी कि थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दीज आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर। ये जो है ना, ये जोड़ों में काम करते हैं, जोड़ा जोड़ा काम करते हैं पेयर की शक्ल में, टू कनेक्ट सिमिलर एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सिमिलर एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, विदर और। इसकी एग्जाम्पल्स हैं ईदर यू अपोलोजाइज और यू लीव, यहाँ माफ़ी मांगो, यहाँ निकल जाओ यहाँ से। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ना ही टीचर ना ही बच्चे प्रेजेंट थे। बोथ माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, हम दोनों ही, मेरा भाई और मैं, हम दोनों जा रहे हैं जी पार्टी पर। सो फाइनली गाइज, आज हमारा कंजंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सिर्फ इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ लेंगे और इस तरह से हमारे ग्रामर का जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस्लामियात को पढ़ते हैं और आपको इस बात की खुशखबरी दे देती हूँ कि हमारी 2 PDF फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम 3rd वाली स्टार्ट करेंगे। हिजरत मदीना के बाद के वाक़यात, हयात मुबारिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 हिजरी से 3 हिजरी तक के अहम वाक़यात हम पढ़ेंगे। मिसाके मदीना और मवाख़ाते मदीना 1 हिजरी। अब नबवी वाला साल ख़त्म हो गया और हिजरी वाला साल शुरू हो गया है। दुनिया का पहला तहरीरी मुआहदा मिसाके मदीना 1 हिजरी में हुआ। मिसाके मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना के यहूदी कबाइल और दूसरे कबाइल के दरमियान हुआ। इस मुआहदे की कुल कितनी दफात थी? 47। इस मुआहदे के तहत अगर मदीना मुनव्वरा पर कोई भी बाहर से हमला करेगा तो तमाम कबाइल और अहले मदीना मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। मिसाके मदीना के बाद मवाख़ाते मदीना भी 1 हिजरी में हुई थी, जिसमें अंसार और मुहाजिरीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भाई भाई बना दिया गया। कितने मुहाजिरीन को कितने अंसार का भाई बनाया गया? तो इसका आंसर है 45। ग़ज़वा अबवा 1 हिजरी में हुई थी। हिजरी के अहम वाक़यात क्या हैं? 2 हिजरी के। हिजरत के 18 माह बाद किबला 2 हिजरी में तब्दील हुआ था। किबला की तब्दीली का हुक्म सूरत बकरा में आया था। रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे। जहाद की इजाज़त भी 2 हिजरी को दी गई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान की तलवार इस्तेमाल करते थे, उसका नाम था ज़ुल्फ़कार। ये तलवार बाद में आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दी थी। ज़कात भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी और तकमील अहकामात के साथ जो है ना, ये 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। असहाबे सफ़ा वो मुहाजिरीन थे जो मस्जिद नबवी के करीब चबूतरे पर तालीम हासिल करते थे, उनको कहा जाता था असहाबे सफ़ा। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी 624, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की उसे क्या कहते हैं? ग़ज़वा। और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की लेकिन वो आपकी हदायत पर लड़ गई तो उसको क्या कहते हैं? सरिया। ये याद रखिएगा। पहला सरिया सैफुल बहर या सरिया नखला कहलाता है और जो पहला ग़ज़वा है ना, वो ग़ज़वा अबवा है। बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़या है। अरबी में बदर का मतलब होता है मुकम्मल चांद। वैसे बदर जो है वो एक कुएं का नाम। ग़ज़वा बदर में आप सब जानते हैं कि कुफ़ार की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। 313 मुसलमानों में 231 अंसार और 82 मुहाजिरीन थे। मुसलमानों के पास 70 ऊंट और सिर्फ 2 घोड़े और कुफ़ार के पास 100 घोड़े थे। बदर के मौका पर मदीना के नायब हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम थे। जंगे बदर को तारीख़ में फ़ुरक़ान का नाम दिया गया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 3 अलम थे। अंसार का अलम साद बिन मुआज़ के पास था। मुहाजिरीन का अलम हज़रत अली और जनरल कमान का अलम हज़रत मसा बिन उमैर के हाथ में था। इस तरह ग़ज़वा बदर में इस्लामी लश्कर का परचम हज़रत मसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था। इस ग़ज़वा में कुफ़ार का अलंबरदार तलहा बिन अबी तलहा था। इस ग़ज़वा में मुसलमानों के लश्कर के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के लश्कर का सरदार अबू जहल था। कुरान पाक में इस ग़ज़वा का जिक्र सूरत आले इमरान और सूरत अनफाल में आया है। मुसलमानों ने बहुत जल्द कुएं पर कब्जा कर लिया था। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद बारिश और फरिश्तों के जरिए से की। फरिश्तों से मुसलमानों की मदद का जिक्र सूरत आले इमरान में आया है। ग़ज़वा बदर में इबलीस भी सराका बिन मालिक के रूप में शरीक हुआ था। ग़ज़वा बदर के मुहरकात में एक शख्स का कत्ल भी शामिल था जिसका नाम उमरु बिनल मुज़रमी था। ग़ज़वा बदर में उतबा और शिबा हज़रत हमज़ा के हाथों और वलीद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई थे।
अबू लहब की लोंडी सोबिया का दूध पिया था। वैसे हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अबू जहल बच्चों माज और मऊज़ के हाथों मारा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मामू आस बिन हशाम को कत्ल किया। हज़रत आकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलवार टूटने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी का तख्ता उलट दिया। ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए। इन 14 शहीदों में 8 शहीद अंसार और 6 शहीद मुहाजिरीन थे। ग़ज़वा बदर में 70 कुफ़ार वासिले जहन्नम हुए और 70 कैदी बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कैदी थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमान हो गए। ग़ज़वा बदर के बाद उमैर बिन वहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। ग़ज़वा बदर के बाद मशहूर दुश्मन यहूदी काब बिन शरफ को कत्ल कर दिया गया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा निकाह हज़रत आयशा से ग़ज़वा बदर के बाद 2 हिजरी में हुआ। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की लख्ते जिगर यानी कि बेटी थी। ग़ज़वा बदर के बाद बनु नुज़ैर या बनु कैनका दगाबाज यहूदी कबीले को मदीने से बाहर निकाल दिया गया था। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हज़रत शाह वलीउल्लाह का बहुत बड़ा नाम है। 1703 टू 1762 असल नाम कुतुबुद्दीन है। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में पैदा हुए थे। मुज़फ़्फ़रनगर इंडिया में पैदा हुए। वालिद का नाम शाह अब्दुर्रहीम मदरसा रहीमिया उनके नाम से मंसूब है। सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी मशहूर किताब हुज्जतुल बलागा है। शाह वलीउल्लाह ने सबसे पहले बर्रे सग़ीर में कुरान मजीद का फ़ारसी में तर्जमा किया। कब? 1737 में। ये बात याद रखिएगा, ये बार बार PPSC के पेपर में पूछी गई है। शाह अब्दुर्रहीम, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल कादिर, ये बाप मतलब शाह अब्दुर्रहीम फादर थे, फिर उनका बेटा शाह वलीउल्लाह है और शाह वलीउल्लाह का बेटा शाह अब्दुल कादिर है। शाह अब्दुल कादिर ने हिंदुस्तान में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जमा उर्दू में किया था 1979 में। जंगी प्लासी ये बहुत अहम जंग है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1757 में हुई थी। जंगी आज़ादी से 100 साल पहले लड़ी गई थी। जंगी आज़ादी 1857 में हुई थी। प्लासी के मुकाम पर लड़ी गई थी और ये प्लासी का मुकाम जो है ना, ये कोलकाता से 70 मील के फासले पर है। मीर जाफ़र जो है ना, ये सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी ख़ान का बहनोई था। मीर जाफ़र जो है ना, ये ट्रेटर है, गद्दार है। नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान हुई थी ये जंग प्लासी और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई थी। लॉर्ड क्लाइव इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। पानीपत की 2 जंगों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक हुई थी 1526 में और एक हुई थी 1555 में। पानीपत की तीसरी जंग हुई थी 1761 में। ये डेट्स अच्छे से याद रखिएगा। ये जंग अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान लड़ी गई थी। पानीपत का मुकाम दिल्ली के साथ वाक़ है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस जंग को पानीपत की जंग क्यों कहा जाता है। दरअसल पानीपत एक मुकाम है जहाँ पर ये जंग लड़ी जाती थी। मराठों का सरदार सदा शिवाजी रॉड नाम था उसका। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की ईंट से ईंट बजाई थी और वो वापस अफगानिस्तान चला गया था। इस दौरान मुग़ल बादशाह अहमद शाह 1754 टू 1775 का दौरे हुकूमत था और 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रियासतों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था और इस रियासतों पर कब्ज़ा करने के अमल को कहा गया था पिट्स एक्ट। मुग़ल डायनेस्टी के दौरान ही हम मैसूर डायनेस्टी के हवाले से भी पढ़ेंगे। मैसूर डायनेस्टी का जो बादशाह था वो हैदर अली था। उसका दौरे हुकूमत है 1761 टू 1782। ये मैसूर की रियासत का बादशाह था। टीपू सुल्तान का वालिद था। रियासत मैसूर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है, जबकि उस टाइम बहुत सारी रियासतें अंग्रेज़ों के ज़ेर कब्ज़ा थीं या उनकी कठपुतली हुक्मरान बन चुके थे। टीपू सुल्तान का असल नाम फ़तेह अली है और टीपू सुल्तान का जो दौरानिया था ना हुकूमत का, वो था 1782 टू 1799। अब इनकी भी ना डिफरेंट टाइप्स की वार्स हुई थी। तो पहली जो जंग हुई थी उसको कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहली एंग्लो मैसूर लड़ाई। ये जंग 1766 में शुरू हुई और 1769 तक जारी रही। आज के लिए जो हिस्ट्री है वो इतनी ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रहे हैं उस पर एक दफ़ा नज़र डालते हैं। वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है गुरूर, तकब्बुर।
बहुत ज़्यादा अपने आप को सबसे बेहतर समझना। इसका सिनोनिम होगा हॉटीनेस, हॉटीनेस। इसके मज़ीद भी हैं मॉडेस्ट, मुनकसरल मिजाज है, हैप्पीनेस, सर्वाइल। ये सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो एरोगेंस है ना, ये नेगेटिव मीनिंग में आता है। तो हॉटीनेस भी एरोगेंस का सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम्स हैं हफीनेस, प्रिटेंशियसनेस, हाई हॉर्स, डिसडेन, स्कॉर्न, इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस, बोस्टफुलनेस, सुपीरियरिटी, कॉम्प्लेक्स, ट्रियम्फलिज्म। और इसके एंटोनिम है ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है तबाह करना। इसका सिनोनिम है इफेस। इसके मज़ीद सिनोनिम्स हैं इरेडिकेट, इरेज, एक्सपंज, एक्सटर्मिनेट, डिस्ट्रॉय, मोव डाउन या डिमोलिश। इसके एंटोनिम्स हैं फिक्स, रिस्टोर, क्रिएट, फॉर्ज, रीवैम्प। नेक्स्ट है कंबर्जम। कंबर्जम का मतलब होता है बोझल, भारी, गरा, वजनी। इसका सिनोनिम है ऑकवर्ड। इसके मज़ीद सिनोनिम्स हैं क्लमजी, क्लंकी, कम्ब्रस, अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल, एलिफेंटाइन, बल्कि। एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है मिसाल के तौर पे। इलस्ट्रेट इसका सिनोनिम है। इसके मज़ीद सिनोनिम है डिमोन्स्ट्रेट, इंस्टेंस, इल्यूसिडेट, इन्यूमरेट। एनोनिमस का मतलब होता है नामालूम, जिसको कोई जानता ना हो। नेमलेस इसका सिनोनिम होगा। इसके मज़ीद सिनोनिम्स हैं अनआइडेंटिफाइड, अननेम्ड, इनकॉग्निटो, अननोन। इसके एंटोनिम्स हैं नेम्ड, स्पेसिफाइड, साइंड, जिसको सारे जानते हो, जिसका कोई अपनी पहचान हो।